ये कहानी है यानो की, जो चलता फिरता चोट खाने की मशीन है। कोई दोस्त, कोई सोशल लाइफ नहीं, और हर दिन स्कूल आने पे एक नया बैंडेज उसके शरीर पे दिखना तय है। पर क्लास की प्रेसिडेंट बनते ही कियोको नाम की लड़की को उस पे तरस आता है और वो उसका ख्याल रखने की कसम खाती है। पर क्या सही में मैडम जी को इस टूटे फूटे लड़के पे सिर्फ तरस ही आ रहा है या कुछ और? कहानी की शुरुआत कियोको से होती है, जिसे एज टीचर क्लास प्रेसिडेंट अनाउंस करते हैं। सभी स्टूडेंट्स तालियां मारते हैं, पर कियोको अपने दोस्त से पूछती है, हे, क्या सही में मैं इसके लायक भी हूँ? मिए कहती है, अरे तुम क्लास में काफी अच्छा काम करती हो, इसलिए तो सभी लोग तुम्हें ही वोट किए हैं। तुम ही बेस्ट हो क्लास प्रेसिडेंट के लिए। तभी क्लास में एंटर करता है एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट। सॉरी, वो मैं थोड़ा लेट हो गया। अरे मुझे तो लगा था तुम आओगे ही नहीं। और ये क्या, चोट के बहाने से तुम होमवर्क से नहीं बच सकते? यहाँ आओ और खुद को इंट्रोड्यूस करो। वो अपना नाम यानो बताता है। उसे कियोको के साइड वाले टेबल पे सीट मिलता है और कियोको उसे देख मन ही मन स्माइल कर सोचती है, नाम इतना सॉलिड और बंदा पट्टियों में लिपटा हुआ। वो उसे एक वीक ऑब्जर्व करती है और हर दिन यानो के चेहरे पे कभी यहाँ तो कभी वहाँ बैंडेज लगा ही रहता है। वो इस बारे में मिए से बात करती है तो मिए कहती है, कहीं वो तुम्हें पसंद तो नहीं आ रहा? कियोको कहती है, अरे नहीं, दरअसल मैं अपनी पूरी लाइफ में इतनी चोट नहीं खाई होंगी जितनी ये बस एक हफ्ते में खा चुका है। मुझे जानना है आखिर इसके साथ होता क्या है। क्या इसे कोई बुली करता है या फिर घर पे इसे सब घंटी की जगह इस्तेमाल करते हैं? आखिर क्या रीजन क्या है इस सस्ते पठान का? तुझे नहीं जानना क्या? मिए कहती है, हाँ बात तो सही कही तूने, जानना तो मुझे भी है। चल इसके स्कूल के बाद पीछा करते हैं। थोड़ी देर तक तो यानो का पीछा करने का प्लान उन्हें बेकार लग रहा था, पर तभी वो देखते हैं कि वो अपने लेस बांधने बैठता है और जब वो उठता है तो उसका सर डाली से टकरा गया था। नीचे देखता है तो शूज पानी में चले गए थे, जिससे उसे सामने का खंबा नहीं दिखता। फिर जाके वो एक साइन बोर्ड से भी टकरा गया था। लड़कियां सॉक्ड, क्या वह अंधा है क्या? इसको अपने आस पड़ोस की चीजें ही नहीं दिख रही। फिर वो अपने घर के रास्ते मुड़ जाती है, ये सोचते हुए कि अपने घर पे ये कैसे रहता होगा। ये अनाड़ी तो किसी भी दिन ट्रक कुन का शिकार हो सकता है। जब वो मिए को बाय करके थोड़ा आगे बढ़ती है तो उसे एक छोटी बच्ची घुटने पकड़ रो रही दिखती है। वो उसके लिए तुरंत से अपनी फर्स्ट एड किट निकालती है। दीदी, एक स्पीडी बाइक तेजी से मेरे पास से निकला। कियोको कहती है, कोई बात नहीं, जिस दिन वो छिटाएंगे ना, मेरा तो उनपे किट बॉक्स भी काम नहीं आएगा। वो उसकी चोट पे बैंडेज लगाती है और वो लड़की स्माइल करके थैंक्स कह के निकल जाती है। जैसे ही कियोको मुड़ती है, देखती है यानो उसके पीछे खड़ा है। वो पैनिक करती है कि कहीं से पता तो नहीं चल गया कि मैं इसका पीछा कर रही थी। दरअसल मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, तो मैं अपोजिट डायरेक्शन की गली में घूम घूम के देखने लगा। कियोको यहाँ कहती है, दरअसल मैं और मेरी फ्रेंड ही तुम्हारा पीछा कर रहे थे, पर सिर्फ ये जानने के लिए कि तुम्हें ये रोज नई चोट कैसे लगती है, जो हम जान गए हैं। वो सोच रही थी, स्कूल में सब क्या सोचेंगे, प्रेसिडेंट होके मैं ऐसी हरकतें करती हूँ। यानो उससे कहता है, आप बहुत अच्छी हो और थैंक्स मेरी चिंता करने के लिए। फिर गुड बाय बोल अपने रास्ते चल देता है। कियोको इधर सॉक्ड कि क्या उसने मुझे इस चीज के लिए अच्छा कहा। घर पे खाना बनाते समय भी उसके इस विचार से उसका मुंह खुला का खुला ही था, और इससे हमें ये पता चलता है कि इनके यहाँ मक्खी मच्छर की समस्याएं नहीं है। अगले दिन यानो उसे ग्रीट करता है और कियोको कहती है, आज तो तुम बिल्कुल ठीक लग रहा है। तभी उसकी नजर उसकी राइट हैंड की उंगली पे जाती है, जो वो अभी अभी पीटी क्लास के दौरान तुड़वा के आ रहा है। कियोको कहती है, तुम तो सही में अनाड़ी हो। पर यानो खुश था क्योंकि धोता तो वो अपने लेफ्ट हैंड से है। वो पूछती है, क्या तुम्हें कभी बुखार भी होता है? नहीं, मैं कभी इन सब चीजों से बेड रेस्ट पे नहीं गया। तभी कियोको उसके ललाट से निकल रहे खून को पॉइंट करती है और यानो कहता है, ओ शायद कहीं टकरा गया होगा, आया मैं पट्टी करवा के। कियोको उसके पीछे आते हुए पूछती है, मैं मदद करने चलूं? यानो उसे मना करता, पर तभी वो पीछे से कुछ स्टूडेंट्स को दौड़ते हुए आता देखता है और कियोको को खींच के साइड करता है। फिर वो उससे माफी मांगता है कि देखा, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरे आसपास के लोगों को भी चोट पहुंचे। मैं अकेले ही चला जाऊंगा। कियोको एकदम स्पीचलेस खड़ी देख रही थी। कैफेटेरिया में वो मिए से कहती है, मुझे उस अनाड़ी की चिंता है, पता नहीं कहाँ चोट खा रहा होगा। मिए कहती है, हे, उसके अलावा भी और चीजें हैं सोचने को, जैसे कि हमारा आने वाला टेस्ट। कियोको कहती है, पता नहीं, मैं खुद को उसके बारे में सोचने से रोक नहीं पा रही। तुझे प्यार व्यार तो नहीं हो गया न रे?
अगले दिन यानो कियोको को ग्रीट करता है और उसे भला चंगा देख के कियोको एक्साइटेड होकर कहती है, क्या बात है, आज पहली बार मैं तुम्हें बिना कोई एक्स्ट्रा कट और पट्टियों के अच्छे से देख पा रही हूँ। तभी वो सोचती है, पर इस वजह से मैं इतनी ज्यादा खुश क्यों हो रही हूँ। घर पे भी अब मिये की कही बातें और खुद के थॉट्स उसे सोने नहीं दे रहे थे। क्लास में वो मिये से कहती है, शायद सही में मैं उसे पसंद करने लगी हूँ और अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसे किस तरह से फेस करूँ। वो देखती है तो आज यानो स्कूल नहीं आया था। 2-3 दिन और बीत जाते हैं उसके एब्सेंट को लेकर के। कियोको उसकी चिंता करने लगती है क्योंकि उसने तो कहा था कि उसे बुखार भी नहीं होता है। मिये उसे कांटेक्ट करने को कहती है पर उसके पास तो उसका नंबर भी नहीं था। जब वो टीचर रूम में कुछ पेपर्स रखने आती है उसे पता चलता है कि कैसे यानो ट्रक को उनसे बाल बचा है और अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। वो तुरंत से उस लोकेशन पर भागती है, ये सोचते हुए कि पहली बार तो मैं किसी इंसान के बारे में जानना चाहती हूँ, इससे पहले ही वो जान से जा रहा है। ऐसे थोड़ी होता है। वहाँ उसे यानो दिखता है चेहरे पे बैंडेजेस के साथ। वो बताता है, नहीं दरअसल मैं ट्रक से बचने के लिए भागा और दीवार से बुरी तरह से टकरा गया, पर अब मैं ठीक हूँ और स्कूल कल से रेगुलर आऊंगा। कियोको कहती है, ये बड़ी अच्छी बात कही तुमने। तभी उसका ध्यान जाता है कि उसकी फिर से वही राइट हैंड की वही फिंगर पे चोट लग गई है और वो हंसने लगती है। यानो उसका शुक्रिया कह रहा होता है अपनी क्लास मिस करके उसे देखने आने के लिए और कियोको कहती है, हाँ तो मैं एक क्लास प्रेसिडेंट हूँ तो इतनी तो मेरी जिम्मेदारी बनती है ना। अब कुछ दिनों तक इनके बीच स्मूथ ग्रीटिंग्स चलती है पर कियोको को लगता है कि अभी भी वो यानो के उतने क्लोज तो नहीं है। वो मिये से इस बारे में बात करती है, अरे सिर्फ तुमसे ही तो वो इतना बात करता है। हाँ पर ऐसा लगता है वो जानबूझ के अपने आगे एक दीवार रखता है और सारी कन्वर्सेशंस बस एक सर्टेन टॉपिक से शुरू होकर के वहीं खत्म हो जाती हैं। वो अब कुछ दिन और यानो को ऑब्जर्व करती है कि वो सभी से अच्छे से बात करता है, काइंड भी है, पर फिर भी अकेला रहना पसंद करता है। एक दिन जब वो घर को जा रही होती है, सामने यानो को देखती है अकेले घर जाते। उसे यहाँ यानो की बात याद आती है कि मैं अपनी वजह से किसी को भी चोट पहुँचने तो नहीं दे सकता ना। और कियोको को लगता है कि यही एक रीजन हो सकता है कि वो किसी के साथ भी हैंग आउट नहीं करता। तो अब यहाँ वो डिसाइड करती है कि चाहे मेरे साथ कुछ भी हो, मैं अब यानो की बेस्ट फ्रेंड बन के रहूंगी। मिये संडे को उसके घर आती है और यहाँ वो उसके सजेशंस मांगती है। मिये कहती है, तुम कुकीज क्यों नहीं बनाती? इसे हम क्लास में बैठ के खाएंगे जिससे बाकी सभी भी खाने आ जाएंगे और तुम इसी मौके का इस्तेमाल करके यानो को भी अप्रोच करना। फिर ऐसे ही कैजुअल बात करते करते तुम्हारे बीच की वॉल अपने आप टूट जाएगी। अगले दिन अब कियोको सही मोमेंट का इंतजार कर रही होती है। तभी मिये आकर के कहती है, कुकी इतना टेस्टी था कि सारे भिखमंगों ने लूट लिया। इधर कियोको देखती है कि यानो तो अभी भी अपने में ही बिजी है। वो प्लान बी चलाती है, यानो मैं अपनी बुक भूल गई, क्या तुम अपनी डेस्क पास में ले आ सकते हो? हाँ क्यों नहीं। पर वो उन दोनों डेस्क के बीच अपनी उंगली दे देता है। वो और भी तरीके इस्तेमाल करती है पर हर बार यानो खुद को ही चोट पहुंचा लेता है। लंच टाइम कियोको अब फ्रस्ट्रेट होकर बैठी थी कि मैं तो उसके लिए और परेशानियां बढ़ा रही हूँ। तभी यानो उसे सीढ़ियों पे ऐसे बैठे देख पूछता है, क्या वो ठीक है? कियोको हाँ कहती है तो यानो फिर क्लास की तरफ बढ़ता है। वो अपनी वजह से आए उसके चोट के लिए माफी मांगने के लिए उसे शर्ट से पकड़ रोकती है, पर इससे यानो के बटन्स टूट के बिखर जाते हैं। अब तो कियोको काफी शर्मिंदा हो गई थी पर यानो की हंसी छूट जाती है क्योंकि उसे पता था कि वो ये सब जानबूझ के नहीं कर रही। कियोको कहती है, शुक्र है तुम समझ गए, अब मुझे तुम्हारे उन लगे चोटों की बैंडेज भी करने दो। वो पट्टियां करने के बाद पूछती है, तो बताओ मैं तुम्हारी एक अच्छी दोस्त बनने के लिए क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें बाकियों से भी घुलते मिलते देखना चाहती हूँ और तुम खुद की और दूसरों की चोट की बिल्कुल चिंता मत करो। ये कहने के बाद वो खुद को उसका डिवोटी फील करने लगती है। यानो कहता है, थैंक्स, दरअसल मैं भी एक नॉर्मल स्कूल बॉय की तरह जीना चाहता हूँ। कियोको कहती है, ठीक है, इन सभी चीजों को एंजॉय करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। यानो यहाँ कहता है, वैसे तुम्हारे लायक कुकीज सही में काफी टेस्टी थे। कियोको हैरान होती है क्योंकि उसे तो लगा था कि यानो को कुकीज मिला ही नहीं होगा। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन स्कूल में। ओहो, तो तुम यानो को डेट करने लगी, काफी जल्दी। हाँ, कियोको कहती है, अरे नहीं, वो मैंने बस उससे प्रॉमिस किया है उसकी मदद करने की ताकि वो भी एक नॉर्मल स्कूल लाइफ एंजॉय कर सके। मिये कहती है, नॉर्मल स्कूल लाइफ से तुम्हारा क्या मतलब है? कियोको सोचती है, आखिर नॉर्मल स्कूल लाइफ कहने का यानो का क्या मतलब हो सकता है? क्या दोस्तों के साथ हंसी मजाक, साथ में पढ़ाई करना, थोड़े बहुत स्पोर्ट्स में भी पार्ट लेना, यही होता होगा और क्या। जिस महाराज के ख्यालों में ये खोई थी तभी वो पधार रहे होते हैं।
तनाका उसके पॉकेट में रखे फ्लावर्स के बारे में पूछता है और यानो कहता है जरूरी है उस समय मेरे पॉकेट में आ गए होंगे जब मैं एक गुलदस्ता लिए पर्सन से टकराया था। यहाँ क्योको उसे फ्लावर हाथ में लिए बात करते इमेजिन करने लगती है। उसे ऐसे एक टक देखता देख यानो फ्लावर निकाल उसे दे पूछता है क्या तुम्हें ये चाहिए? क्योको खुशी से उसे लेते हुए कहती है नहीं। यानो आगे बढ़ता है तभी धड़ाम और उसका लंच भी खुल के बर्बाद हो गया था। कुछ देर बाद वो बताता है कि कैसे वो कभी भी घर का लाया लंच नहीं कर पाता किसी न किसी कारण से। तनाका उससे पूछता है और हाँ तुम लंच टाइम दिखते भी नहीं, जाते कहाँ हो? यानो उन्हें दिखाने ले आता है एक अंधेरी सीढ़ी जो बंद पड़ी रहती है। मैं दरअसल यहाँ आके कुछ खरीद के खा लेता हूँ। सभी डिसाइड करते हैं कि आज यहीं बैठ कर लंच करेंगे और क्योको खुश थी कि ये यानो का पहला नॉर्मल स्कूल लाइफ एक्सपीरियंस होगा। हालांकि काफी अंधेरे की वजह से ये उंगलियां खा रहे हैं या खाना पता नहीं चल रहा था। तनाका अपना फ्लैश लाइट ऑन करता है और क्योको इधर मोमबत्ती। पर मैडम जी को खाना खाते समय हंटिंग ट्यूब का गजब का नशा लगता है और उसकी स्टोरी सुन घबरा करके तनाका कचरे पे लात मार देता है, जिससे बेचारा यानो अपना बर्गर का पहला बाइट लेने से पहले ही उसे गिरा दिया था। अगले दिन क्योको कहती है आज हम खुले आसमान के नीचे लंच करेंगे, पर वो आके फूलों में ही खो जाती है। तो यानो उससे पूछता है कल जो फूल तुमने लिए थे उसका क्या किया? क्योको नर्वस होकर कहती है ओ वो तो मैंने घर पे रखा है। इसके बाद ये पसड़ के टिफिन खा रहे होते हैं। क्योको यानो से पूछती है तुम्हें कुकी इतना पसंद है क्या? यानो बोलता उससे पहले ही एक कौवा वो इकलौता पीस लेके भाग जाता है और यानो आज भी अपना लंच कंप्लीट तो नहीं कर पाया था। अगले दिन से क्योको यानो के लंच फिनिश करवाने की हर कोशिश करती है, पर फिर भी यानो का लंच किसी न किसी तरह से बर्बाद हो जाता है। वो कहती है ये टास्क तो क्लास प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी से भी टफ है। यानो उसके एफर्ट्स के लिए थैंक्स कहता है और ये भी कि तुम लोग मेरे साथ लंच करने नहीं आओ, मैं वहीं अकेले अंधेरे में ही ठीक था, इससे तुम्हारा भी एक्सपीरियंस खराब हो रहा है। वो कह के आगे बढ़ता है तभी क्योको कहती है मैं घर से तुम्हारे लिए लंच बना के लाने वाली हूँ और अगर तुम साथ नहीं खाने आए तो सारा वेस्ट हो जाएगा। यानो हैरानी से मुड़ता है और कहता है ठीक है, पर ये आखिरी चांस होगा। घर पे आके वो सोचते सोचते पूरा रेसिपी बुक पढ़ जाती है कि कौन सा डिश बनाए। अगले दिन वो अपना डिश उसके सामने रखती है और रामू काका से कह के उसने इस अंधेरी जगह पे ट्यूबलाइट भी लगवा दी थी। फिर वो यानो को टेस्ट करने बोलती है और वो एक पीस उठाता है। क्योको की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है कि पता नहीं इसके पहले एक्सप्रेशंस कैसे होंगे। यानो कहता है ये काफी सॉफ्ट, टेस्टी और वार्म है। तनाका मिये से कहता है मुझे भी एक लेके देना। क्योको ये सुन काफी खुश होती है और इधर मिये भी अपने लिए एक पीस उठा लेते। फिर एक तनाका के लिए वो निकालती है और उसे आह कह के ऊपर ले जाती है। इनकी झड़प में तनाका फिर से कुछ चीजें गिरा देता है और एक पिक्चर यानो के सिर पे जाके लगती है, जिससे वो बेहोश हो गया था। कुछ सेकंड में जैसे उसे होश आता है वो देखता है लंच बॉक्स में उसका आखिरी पीस गिरा नहीं है। वो तुरंत से उसे खा लेता है और सभी इधर हैरानी से देखते हैं कि आज यानो ने अपना लंच कंप्लीट कर ही लिया। फिर जब क्योको उसके सर पे पट्टी बांध रही होती है, यानो ये सभी चीजें पॉसिबल करने के लिए उसका थैंक्स कर रहा था, पर क्योको उसका थैंक्स बैक करती है ये कहते हुए कि उसकी वजह से ही स्कूल आना अब और ज्यादा एंजॉय करने लगी है। वो थोड़े से पॉज लेने के बाद लगता है कि वो कन्फेस करेगी, पर पीछे हट कहती है तो हम डेली से यही साथ में लंच करेंगे, डील? यानो इस बात पे सहमति जताता है और दोनों नमूने इनके इस संधि पे अपना तालीनुमा मुहर मारते हैं। लंच के बाद के ड्राइंग क्लास में टीचर सभी स्टूडेंट्स को पेयर बना के एक दूसरे की स्केच ड्रॉ करने का CW देते हैं और क्योको यानो के साथ पेयर होकर के एक्साइटेड थे। सभी अपने अपने टास्क में लग जाते हैं, पर यानो का कैनवास टूट जाता है। हाँ, उसका एज यूजुअल मर्फी लॉ। टीचर उसे टेबल पे बैठ बनाने कहते हैं और ज्यादा क्लोज आने की वजह से क्योको उसे और ध्यान से देखे जा रहे थे। जब यानो की आई कांटेक्ट उससे होती है वो उसे और भी ज्यादा क्यूट लगता है। तभी यानो कहता है तुम्हारी आईलैशेस तो सही में काफी बड़ी हैं। ये चीज से वो शर्मा के सर टेबल पे दे मारती है और सोचती है किसी के प्यार में होना सही में थका देने वाला एक्सपीरियंस है। टाइम आता है रिवील करने का और इधर मिया तनाका में बहस शुरू हो जाती है कि पहले तुम दिखाओ तो पहले तुम दिखाओ। इधर क्योको पहले यानो की ड्राइंग दिखा अपना एवरेज आर्टिस्ट होने का छाप छोड़ती है। वहीं जब यानो क्योको की तस्वीर दिखाता है सभी उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। यानो कहता है अरे जैसा मैं देखता हूँ बस वैसा ही बना देता हूँ। वो अपनी स्केच देख कहता है तुमने भी अच्छा ड्रॉ किया है।
फिर दोनों अपने अपने स्केच को पकड़ साथ में एक फोटो लेते हैं। लॉकर रूम में कियोको अपनी और यानो की फोटो ही देखे जा रही थी। मिया कहती है, ओए चंपाकली, स्पोर्ट्स क्लास शुरू हो रहा है। कियोको हड़बड़ाहट में अपने बाल बांधती है और दोनों साथ में निकलते हैं। आते ही उन्हें यानो के चेहरे पे फुटबॉल की बड़ी सी चुम्मी मिलते दिखती है। खैर थोड़ी देर में उन्हें पता चलता है पी टीचर नहीं आए हैं बच्चों, तो आप सब आज डॉज बॉल खेलेंगे। ग्रुप बनना शुरू होता है रॉक पेपर सीजर से और कियोको अपने दोस्तों से अलग हो जाती है। वो सोचती है, अरे मैं यानो के टीम में नहीं हूँ तो उसे प्रोटेक्ट कैसे करूंगी। फिर जंप बॉल के लिए ये प्लेयर चूज करते हैं। कियोको की टीम से हसीबा को सभी चूज करते हैं जो स्कूल का बेसबॉल स्टार है, और उधर तनाका यानो का सजेशन देता है। टीचर भी घबरा रहे होते हैं कि कहीं ये कूद के ही बिखर न जाए। इधर कियोको प्रे कर रही होती है कि बस ये मर न जाए। बॉल हवा में जाता है और हैरानी की बात है कि यानो हसीबा से भी हाई जंप लगा के बॉल अपनी टीम को पास करता है। सभी शॉक्ड, और कियोको तो खुश हो रही थी पर तुरंत से अपने इमोशंस को वो कंट्रोल में करती है, वरना सभी कहेंगे कि ये तो किसकी टीम में है रे। गेम आगे बढ़ता है और भले ही कियोको को यानो उस समय कूल लगा था, पर वो फिर भी उसकी चिंता करती है। ओए कहाँ खोई हो, अब हमारा टर्न है। जैसे ही वो मुड़ती है दूसरी टीम से फेंका हुआ बॉल उसकी तरफ आता है, जिसे हसीबा आके कैच कर लेता है। यहाँ कियोको उसका थैंक्स कहती है और सोचती है कि अभी यहाँ यानो होता तो मैं तो पिघल ही जाती। बॉल इधर फिर यानो के हाथ लगता है और सभी उसे चीयर करते हैं। वो थ्रो करने आगे बढ़ता है जो कियोको के एक टीममेट को एलिमिनेट कर दिया था। अब गेम ऐसे ही आगे बढ़ता है, पर यानो के ग्रुप में आई सारी बॉल उसके चेहरे पे लगती हैं, पर फिर भी वो गेम में बना रहता है। क्यों? क्योंकि फेस स्ट्राइक काउंट नहीं होता। वहीं कियोको डॉज करते हुए गेम में बनी रहती है। फिर उसका बारी आता है थ्रो करने का और सामने सिर्फ यानो बचा था। वो सोचती है, मुझे उसे स्ट्राइक करना है जिसे मैं प्रोटेक्ट करने की बात कर रही थी, मुझसे नहीं होगा, और वो बॉल वहीं ढीले हाथों से जमीन पे फेंक देती है। सभी उसका मजाक बनाते हैं और कियोको एम्बेरस्ड होती है क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही भावनाओं में बह जा रही है। तो टर्न हसीबा लेता है और कियोको उसे देखती है फुल स्पीड में यानो की तरफ बॉल फेंकते, पर यानो उसे एक हाथ से रोक लेता है, पर क्योंकि वो कैच नहीं किया था तो कियोको और उसकी टीम जीत जाती है। फिर यानो नर्सेस ऑफिस आता है क्योंकि उसे इतनी बॉल जो चेहरे पे पड़ी थी। यहाँ कियोको भी उसके साथ आई थी। फिर जाने से पहले वो पूछती है, क्या वो गेम जानबूझकर हारा? यानो नहीं कहने से पहले हिचकता है। कियोको कहती है, तुमने काफी अच्छा डॉज बॉल खेला और एंड में वो ब्लॉक करना, तुम तो काफी कूल हो। यानो स्माइल करता है, लोग तो मुझे ज्यादातर अनाड़ी या काइंड ही समझते हैं, पर पहली बार मुझे किसी ने कूल कहा है, थैंक्स। थोड़ी देर बाद कियोको कॉरिडोर में एक लड़के को देखती है जो एक लड़की की बुक्स उठाने में मदद करने पे उसके प्यार में ही गिर जाता है। वो यानो के बारे में सोचती है कि मेरे मदद करने पे तो उसने कभी ऐसा एक्ट नहीं किया। क्या इसका मतलब ये तो नहीं कि कहीं मेरी फीलिंग्स उस तक पहुंच ही नहीं रही? घर को जाते हुए वो इस बारे में ज्यादा ना सोच बस उसके आसपास नॉर्मली एक्ट करते रहने का डिसाइड करती है। तभी वो एक आदमी को देखती है जो गली में ठोकरे खाता हुआ पानी में पैर रखता जा रहा था, और कियोको सोचती है तो यानो जैसे और भी लोग हैं इस दुनिया में। खैर वो तो अपने घर जाने बढ़ती है, पर देख के डर जाती है कि वो आदमी दो दीवारों के बीच दरार में जाके फंस गया है। वो उसे बाहर निकलने में मदद करती है और वो आदमी बताता है, दरअसल मेरा वॉलेट गिर के अंदर चला गया था और उसे ही निकालने में मैं फंस गया। थैंक्स बेटी, मैं चलता हूँ। पर वो सीधे फिर पोल में जा लड़ता है। कियोको यहाँ कहती है, चलिए मैं आपको छोड़ देती हूँ। वो आदमी कहता है, ओ ये ड्रेस, यहाँ तो मेरा बेटा भी पढ़ने जाता है। जब वो उसे अपने घर छोड़ करके निकलने बढ़ती है, देखती है पीछे से यानो चला आ रहा है। वो आदमी उसे अंदर ड्रिंक पे बुलाते हैं क्योंकि वो यानो के डैड थे। कियोको को यकीन नहीं हो रहा था कि वो अपने क्रश के घर पे बैठी है। यानो उसके लिए चाय लाने बढ़ता है तो टेबल से पैर लगने की वजह से सीधे दीवार से टकरा जाता है। कियोको नर्वसली पूछती है कि वो ठीक तो है ना? यानो बताता है कि हाँ, दरअसल घर पे डैड हर चीजों के कॉर्नर पे गद्दा लगा के रखे हैं। कियोको भी नोटिस करती है कि हाँ, इनके यहाँ तो एक अलमीरा बैंडेज से ही भरा हुआ है। वो उठ के उसे देखने आती है तो यानो के डैड पूछते हैं, ये स्कूल में तुम्हें परेशान तो नहीं करता ना? और कियोको कहती है, नहीं नहीं, और वो लगती है तारीफों की पुल बांधने। पर सडनली वो रुक जाती है कि मैं इतना क्यों तारीफ किए जा रही हूँ। पर इधर यानो तो कंफ्यूज्ड था और उसे देख के कियोको सोचती है, इसे तो सही में कोई फर्क नहीं पड़ता, आखिर कोई इतना क्लूलेस कैसे हो सकता है। वेल, यही चीज मुझे इसकी अच्छी भी लगती है, पर मेरी फीलिंग्स भी इसे नहीं समझ आ रही, उसका मैं क्या करूँ। तभी यानो को उसकी मॉम का मैसेज आता है, बाहर आके झोला ले चल, भारी हो गया है। वो डैड से बता करके निकलता है और कियोको कहती है, तो मैं भी चलती हूँ अब सर। यानो के डैड पूछते हैं, तुम यानो को पसंद करती हो? देखो, तुम्हें पढ़ना बहुत आसान है,
दरअसल क्या है ना, हमारे जेनेटिक्स की वजह से उसका ध्यान खुद को चीजों से प्रोटेक्ट रखने पे ज्यादा जाता है, इसलिए जल्दी वो नोटिस नहीं करता कि कौन उसे पसंद कर रहा है। पर तुम उसकी दोस्त बनी रहो, वो जल्दी तुम्हें अपने तरीके से नोटिस भी करेगा और वो वैसी ट्रीटमेंट भी देगा जैसे तुम चाहती हो। इनकी बातें चल ही रही होती हैं कि तभी यानो लौटता है, जो कियोको के लिए ढेर सारी कैंडी एज अ गिफ्ट लेके आया था। वो एक्साइटेड होकर के बताता है कि ये 16 फ्लेवर्स में है जो तुम्हें जरूर पसंद आएंगी। कियोको को यहाँ अभी उसके डैड की कही बात सच लगती है कि वो उसे इग्नोर नहीं कर रहा, बस चीजों को अपने तरीके से समझ रहा है। वो काफी खुश होती है, तभी दीवार से एक डरावनी पेंटिंग सरक के आती है। यानो कहता है, ओह ये मेरे डैड की हॉबीज में से एक है। कियोको सोचती है, ये फैमिली तो सही में मिस्ट्री से भरी हुई है।